आज हम आपके लिए लेकर आए हैं ऐसी मूवी जो एक सच्ची घटना पर आधारित है, जिसमें 45 लोग एक प्लेन के क्रैश होने के कारण बर्फ के टीलों के बीच फंस जाते हैं, जहां उनके पास ना तो खाना है, ना ही पीने के लिए पानी है, और जीवित रहने के लिए उन्हें अपने दोस्तों की डेड बॉडीज का मांस भी खाना पड़ता है। लेकिन 72 दिन बाद कुछ ऐसा होता है जिसकी उन्हें उम्मीद भी नहीं थी। कहानी के शुरू में हमें दिखाया जाता है कि 13 अक्टूबर 1972 में उरुग्वे की रग्बी टीम चिली में एक मैच खेलने के लिए विमान से जा रही थी। ज्यादातर खिलाड़ी पहले कभी अपने देश से बाहर नहीं गए थे, इसलिए वे बहुत खुश थे। कुछ प्लेयर्स के साथ उनके फैमिली मेंबर्स भी थे, जो अपने बच्चों को गेम में सपोर्ट करने के लिए उनके साथ जा रहे थे। प्लेन के टेक ऑफ करने के बाद जब वह एंडीज माउंटेन से होकर चिल्ली की तरफ बढ़ने लगा, एक यात्री बताता है कि अर्जेंटीना की गर्म हवा और पहाड़ों की ठंडी हवा टकराती है। इससे विमान में हल्की हलचल होती है। जैसे जैसे विमान आगे बढ़ा, झटके और तेज हो गए। अचानक विमान कुछ मील नीचे गिर गया। पायलट्स जहाज को नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं। सभी यात्री अपनी सीटों में चिपके रहते हैं और देखते हैं कि उनका सामान गलियारे में गिर रहा है। कुछ समय के लिए उन्हें सूरज दिखाई देता है, लेकिन फिर विमान फिर से नीचे गिरता है। अचानक जहाज पहाड़ से टकरा जाता है, दो हिस्सों में अलग हो जाता है। एक प्लेयर तो जहाज के टकराते ही प्लेन के पिछले पार्ट के साथ ही उड़ जाता है और हवा में गायब हो जाता है, जबकि प्लेन का आगे का हिस्सा तेजी से रगड़ते हुए बर्फ की एक बड़ी सी चट्टान से जा टकराता है। क्रैश इतना तेज था कि सभी सीटें आपस में टकरा जाती हैं। कई लोग मर जाते हैं। जो लोग बच जाते हैं वे धीरे धीरे खुद को संभालते हैं। वे अपनी सीटों से उठकर उन लोगों की मदद करने की कोशिश करते हैं जो फंस गए थे। चारों तरफ खून फैला हुआ है। कुछ लोग पायलट की जांच करते हैं, लेकिन वह मर जाता है। रेडियो भी काम नहीं कर रहा था। बाकी लोग मदद के लिए चिल्लाते हैं, लेकिन कोई सुन नहीं पाता। इस प्लेन में टोटल 45 लोग ट्रेवल कर रहे थे, मगर इस क्रैश के बाद 18 लोगों की जान चली गई और सिर्फ 27 लोग जिंदा बचे। रात होते ही तापमान तेजी से गिरने लगता है। बचे हुए लोग ठंड से बचने के लिए विमान के अंदर एक दूसरे से चिपक कर बैठ जाते हैं। वे मरे हुए लोगों और बैग्स का इस्तेमाल करके सभी छेद को बंद करते हैं। खैर, जैसे तैसे करके इन लोगों ने रात गुजारी। सुबह उन्हें पता चलता है कि कुछ और लोग बर्फ में जमकर मर गए हैं। वे चारों तरफ देखते हैं और केवल बर्फ और पहाड़ दिखाई देते हैं। सब लोग तय करते हैं कि अब उन्हें जीवित रहने के लिए काम करना होगा। वे विमान से सीट्स और टूटे सामान निकालते हैं ताकि रात में सोने की जगह बन सके। वे घायल लोगों को धूप में रखते हैं ताकि उनकी देखभाल की जा सके। जो भी उपयोगी सामान मिलता है उसे सुरक्षित रखने के लिए अलग कर दिया जाता है। सभी बैग और सूटकेस अच्छी तरह जांचते हैं ताकि खाना मिल सके। मरे हुए लोगों को विमान से दूर ले जाकर रखा जाता है। उन्हें बर्फ से ढक दिया जाता है ताकि वे सड़ न जाएं। उम्मीद की जाती है कि जब मदद आएगी तो शवों को अपने साथ ले जाया जा सके। पहले दिन ही उनके पास 11 डेड बॉडीज हैं और एक खिलाड़ी जो उड़ गया था। वे थोड़ी भूख मिटाने के लिए नाश्ता करते हैं। वे खाने की बचत करते हैं ताकि ज्यादा दिन तक चले। ऊपर से एक विमान गुजरता है। वे जोर जोर से चिल्लाते हैं और हाथ हिलाते हैं, लेकिन विमान उन्हें नहीं देखता। दूसरी रात वे विमान के अंदर सोने के लिए तैयार होते हैं। बैग से निकले कपड़े कंबल के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं। छेद को सूटकेस से ढक देते हैं। तीसरे दिन नांदो होश में आता है। नांदो तब तक बेहोश पड़ा था जब से विमान क्रैश हुआ। बचे हुए लोगों को उसे बताना पड़ता है कि क्या हुआ। उसका शरीर बहुत खराब हालत में है, फिर भी वह खुद को खींच खींच कर अपनी बहन के पास ले जाता है। उसकी बहन भी ठीक नहीं है। जब नांदो अपनी माँ के बारे में पूछता है तो उन्हें बताना पड़ता है कि माँ मर चुकी है। यह सुनकर नांदो अपने पिता के बारे में सोचने लगता है, जो उरुग्वे में अकेले हैं। असल में जिस जगह उनका प्लेन क्रैश हुआ था वह दरअसल एक वैली थी जिसके चारों तरफ ऊंचे पहाड़ थे। बचे हुए लोग धातु का उपयोग करके बर्फ पिघलाकर पानी बनाने की कोशिश करते हैं। वे जमीन पर बड़ा सा एक्स बनाते हैं। इसके लिए वे सूटकेस का इस्तेमाल करते हैं ताकि ऊपर से विमान उन्हें देख सके। जब एक और विमान ऊपर से गुजरता है, वे सूरज की रोशनी का शीशों पर परावर्तन करने की कोशिश करते हैं। वे जोर जोर से चिल्लाते रहते हैं। किसी को लगता है कि विमान के पंख हिले, इसका मतलब हो सकता है कि उन्हें देखा गया। अगले दिन वे फिर विमान की आवाज सुनते हैं, लेकिन यह बहुत दूर है। इसका मतलब है कि वे किसी और जगह खोज रहे थे और उन्हें नहीं देख पाए। इसलिए यह लोग सोचते हैं कि हम सब इस बंद इलाके में अपनी जान कैसे बचा सकते हैं। तभी उन्हें ख्याल आया कि प्लेन के पिछले हिस्से में कुछ बैटरीज पड़ी थी और अगर हम इन बैटरीज को यहाँ ले आए तो बैटरी की मदद से हम प्लेन के रेडियो को चला सकते हैं और बाहर की दुनिया से कांटेक्ट कर पाएंगे। लेकिन जहाज का पिछला हिस्सा जो क्रैश के दौरान टूटकर अलग हो गया था, पता नहीं वो हिस्सा अब कहाँ होगा। खैर, उन्होंने प्लेन के पिछले हिस्से को ढूंढने का फैसला किया। ग्रुप के 4 लोग उन बैटरीज को लाने चले गए, लेकिन थोड़ी दूर जाने के बाद जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो उन्हें उनका जहाज कहीं भी दिखाई नहीं दिया। और अब उन्हें एहसास हुआ कि इतने सारे बर्फ के बीच किसी को भी उनका प्लेन नहीं दिखेगा और शायद इसीलिए अभी तक
तक कोई उन्हें बचाने नहीं आया। चारों लोग तय करते हैं कि अभी के लिए वापस क्रैश साइट पर लौटें। कुछ दिन गुजरते हैं। एक हफ्ते बाद उनके पास खाना खत्म हो जाता है। इस इलाके में ना कोई जानवर है ना कोई पौधा। वे कुछ काई छकते हैं जो पत्थर पर उगी थी, लेकिन इसका स्वाद बहुत खराब था। नांदो कहता है कि अगर जरूरत पड़ी तो वह मृत लोगों का मांस भी खा लेगा। इस पर समूह में बहस शुरू हो जाती है कि क्या उन्हें मृत यात्रियों का मांस खाना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि उनका पेशाब काला हो गया है। वे कोई निर्णय नहीं ले पाते। समय बीतता जाता है। इससे उनका पेशाब और भी काला हो जाता है। 8वें दिन नांदो की बहन मर जाती है। कोको अपने माता पिता को एक पत्र लिखने का फैसला करता है। उसमें वह हादसे की पूरी कहानी और उस जगह की सुंदरता दोनों बताता है। कुछ और तूफान अगले दिनों में आते हैं। वे लोग विमान के अंदर छिपकर अपनी जान बचाते हैं, लेकिन 21वें दिन समूह के आधे लोग थक जाते हैं। वे बताते हैं कि अगर वे मर गए तो बाकी लोग उनके शरीर खा सकते हैं। इसके बाद वे बाहर जाते हैं और एक कांच के टुकड़े से मृत लोगों का मांस काटकर खाना शुरू कर देते हैं। इसे देखकर कुछ लोग अपना मन बदल लेते हैं। वे भी बाहर जाकर खाने में शामिल हो जाते हैं। अब केवल 5 लोग ऐसे हैं जो मानव मांस नहीं खाना चाहते। अगले दिन वे एक सही तरीका अपनाते हैं। वे ज्यादातर डेड बॉडीज को छिपा देते हैं ताकि जो लोग काम नहीं कर रहे हैं उन्हें यह देखने की जरूरत न पड़े। वे कुछ मांस के टुकड़े धूप में रख देते हैं ताकि वह गर्म हो जाए। कुछ समय बाद वे बर्फ में दबा एक नया सूटकेस पाते हैं। सूटकेस खोलने पर उन्हें रेडियो मिलता है। वे एक साधारण एंटीना बनाते हैं और रेडियो चालू करते हैं। रेडियो से खबर आती है कि 66 मिशनों के बाद सरकार ने तय किया है कि अब वे उन्हें खोजेंगे नहीं। सभी का मन टूट जाता है और उम्मीद खत्म हो जाती है। 4 लोग हार मानकर मानव मांस खाना शुरू कर देते हैं। इसके बाद 3 लोग तय करते हैं कि वे बाहर जाकर विमान का पिछला भाग ढूंढेंगे। सबसे पहले उन्हें बहुत मलबा और 5 शव मिलते हैं। इनमें वह लड़का भी शामिल है जो विमान के गिरते समय बाहर उड़ गया था। वे जितनी जल्दी हो सके आगे बढ़ते हैं, लेकिन यह मुश्किल होता है क्योंकि चढ़ाई में फिसलन और ठंडी हवा है। सांस लेना भी कठिन हो जाता है। रात को वे पहाड़ के किनारे इकट्ठे होकर सोने की कोशिश करते हैं। बाहर तूफान बहुत तेज है। सुबह वे बर्फ में ढके होते हैं लेकिन जीवित हैं। लेकिन उनमें से एक अंधा हो गया है और बाकी 2 बहुत कमजोर हैं। वे मलबे के एक टुकड़े पर फिसल कर वापस लौटते हैं। 17वें दिन समूह लगातार 5 दिन से तूफान का सामना कर रहा है। वे विमान के अंदर रहते हैं और कहानियां सुनाते हैं ताकि उनका मन अच्छा रहे। लेकिन अचानक एक हिमस्खलन आता है। वह विमान को ढक देता है और उसे बर्फ से भर देता है। कुछ लोग जो ऊपर बच पाए थे वे डर जाते हैं। उनमें से एक बाहर जाता है और देखता है कि तूफान और ज्यादा तेज हो गया है। वे बर्फ खोदकर उन सभी यात्रियों को बाहर निकालने की कोशिश करते हैं जो दबे हुए हैं। वे बर्फ को जल्दी पिघलाने के लिए उस पर पेशाब भी करते हैं। काफी मेहनत और चिल्लाने के बाद वे सभी को बाहर निकालते हैं। सिर्फ एक महिला बाहर नहीं आ पाती। वह इतनी गहरी बर्फ में थी कि जल्दी मर जाती है। तभी उन्हें एक अजीब आवाज सुनाई देती है। वे देखते हैं कि एक और हिमस्खलन आ रहा है। ये उन्हें फिर से ढक देता है और कुछ और लोग मर जाते हैं, जिसमें टीम का कप्तान भी शामिल है। बचे हुए लोग तुरंत कुछ छेद बनाते हैं ताकि वे सांस ले सकें। वे इंतजार करते हैं और केवल प्रार्थना करते हैं। वे बर्फ गिरने की आवाज सुनते हैं। जब उनकी थोड़ी ताकत लौटती है वे 8 शवों को एक कोने में रख देते हैं। 18वें दिन वे 2 दिन से बर्फ में दबे हुए हैं। भूख बहुत ज्यादा हो गई है, लेकिन इस बार यह मुश्किल है क्योंकि वे शवों को छिपा नहीं सकते। वे जानते हैं कि वे किसका मांस खा रहे हैं। इससे नूमा बहुत गुस्सा होता है। वह बर्फ खोदने और खिड़कियों को तोड़ने लगता है। कांच उसके पैर में घुस जाता है, लेकिन यह उसे रोक नहीं पाता। वह बस खोदता रहता है। 20वें दिन वह आखिरकार बर्फ में इतना बड़ा छेद खोलता है कि बाकी बचे लोग बाहर आ सकें। वे थोड़ी राहत महसूस करते हैं और खुश होते हैं कि वे जीवित हैं। समूह विमान को बाहर निकालने का काम शुरू करता है। नूमा को अपने पैर में कट लगने का पता चलता है, लेकिन वह इसे नजरअंदाज करता है और मदद करता रहता है। अंततः धूप के दिनों में वे विमान बाहर निकालने में सफल होते हैं। वे सोचते हैं कि कुछ लोग बाहर जाकर मदद ढूंढें, लेकिन रात को ठंड में जीवित रहना अभी भी मुश्किल है। वे तय करते हैं कि कुछ और दिन इंतजार करेंगे क्योंकि गर्मी आने वाली है। 34वें दिन पिघलना शुरू होता है। शुरू में घायल हुए 2 लोग बहुत बीमार हैं। मेड स्टूडेंट जानते हैं कि अब कुछ नहीं किया जा सकता। कुछ घंटों में उन्हें पता चलता है कि कोको के फेफड़े में पानी भर गया है। सीपीआर भी मदद नहीं कर पाता और वह मर जाता है। वे उसका पत्र सुरक्षित रखते हैं। 36वें दिन मौसम इतना अच्छा हो जाता है कि रॉबर्टो, नंदो, टिंटिन और नूमा नई खोज पर निकलते हैं। वे अतिरिक्त कपड़े पहनकर रात में जीवित रहने की तैयारी करते हैं। जल्दी ही नूमा चक्कर खाता है और गिर जाता है। वे उसके पैर की जांच करते हैं और पता चलता है कि घाव संक्रमित हो गया है।
समूह सोचता है कि उसे वापस ले जाना चाहिए, लेकिन नूमा कहता है कि वह अकेले वापस जा सकता है और उन्हें आगे बढ़ने को कहता है। नूमा जब दुर्घटना स्थल पर वापस आता है, वह बेहोश हो जाता है। कुछ घंटे बाद वह उठता है और देखता है कि दूसरा बीमार यात्री भ्रम में है और जल्द ही मर जाता है। अगले दिन समूह कॉकपिट से बर्फ हटाने का काम शुरू करता है। नूमा मदद करना चाहता है, लेकिन बहुत कमजोर है। उसे बेकार और निराश महसूस होता है। जल्दी ही तीनों लोग बड़ी खबर लेकर आते हैं। उन्होंने विमान की पूंछ ढूंढ ली है। वे छोटे छोटे सफर करके बहुत सारे साफ कोट, रम की बोतलें, सिगरेट और चॉकलेट लाते हैं। वे विमान की बैटरी भी ढूंढते हैं और रेडियो चालू करने की कोशिश करते हैं। काफी मेहनत के बाद कुछ आवाज आती है, लेकिन कोई जवाब नहीं देता। दिन बीतते जाते हैं और समूह बाहर जाने में हिचकिचाता है। रात में बाहर रहना लगभग उन्हें मार ही देता है, चाहे उन्होंने अतिरिक्त कोट पहने हों। नूमा का संक्रमण और बढ़ जाता है। पूंछ से मिला खाना भी कम पड़ता है, इसलिए उन्हें हड्डियों से मांस निकालना पड़ता है। अब यह उनकी आदत बन गई है और उन्हें यह बुरा नहीं लगता। नूमा जानता है कि उसके पास ज्यादा समय नहीं है। वह खाना खाना बंद कर देता है ताकि बाकी लोग ज्यादा खा सकें। वे रेडियो फिर से ठीक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन तारों की वजह से शॉर्ट सर्किट हो जाता है। वे हार मान लेते हैं। गुस्से में वे विमान पर बचे लोगों की संख्या लिखते हैं। पूंछ की यात्रा में उन्हें वाटरप्रूफ कपड़ा मिलता है। वे इसे लेकर सोने का बैग बनाते हैं ताकि रात में बाहर जीवित रह सकें। छोटा रेडियो अभी भी काम कर रहा है। वे सुनते हैं कि 58 दिन बीत चुके हैं और एयरफोर्स फिर से उन्हें खोजने वाली है। कुछ लोग कहते हैं कि हमें विमान का इंतजार करना चाहिए। कुछ कहते हैं कि हमें खुद मदद ढूंढनी चाहिए। रॉबर्टो गुस्से में सोने का बैग फाड़ देता है। फिर समूह खुद को व्यस्त करने के लिए पक्षियों की आवाज बनाने लगता है। वे एक कैमरा पाते हैं और कई तस्वीरें लेते हैं। उस रात नूमा अपने दोस्तों को कहता है कि वे उसकी मौत के बाद उसका शरीर खा सकते हैं। सुबह वे उसे मृत पाते हैं। उसके हाथ में एक नोट होता है जिस पर लिखा है, दोस्तों के लिए अपनी जान देना सबसे बड़ा प्यार है। इन शब्दों से प्रेरित होकर रॉबर्टो, नंदो और टिंटिन फिर से बाहर जाने का फैसला करते हैं। वे नया स्लीपिंग बैग और बहुत सारा मांस लेकर पश्चिम की ओर चल पड़ते हैं। उनका मकसद है कि वे पहाड़ पार करके चिल्ली पहुंचे। रात में मौसम बहुत तेज हो जाता है। वे बर्फ में एक छेद खोदते हैं और स्लीपिंग बैग के अंदर बैठ जाते हैं। इससे वे सुबह तक जीवित रहते हैं। जब वे ऊंचे पहाड़ की चोटी पर पहुंचते हैं तो पता चलता है कि अभी बहुत लंबा रास्ता बाकी है। एक पल के लिए वे हार मानने का सोचते हैं, क्योंकि उनके पास इतना लंबा सफर करने के लिए खाना नहीं है। टिंटिन खुद को आगे बढ़ाने के लिए तैयार हो जाता है ताकि खाना सिर्फ रॉबर्टो और नंदो के लिए पर्याप्त रहे। सफर बहुत लंबा और कठिन होता है। बहुत चलने के बाद रॉबर्टो और नंदो आखिरकार घाटी में पहुंचते हैं। यहाँ जमीन ज्यादा चट्टानी है और कम बर्फ है। जब नंदो का जूता टूट जाता है, रॉबर्टो बस कपड़े बांधकर उसे ठीक कर देता है और वे चलते रहते हैं। एक शाम खाने के बाद रॉबर्टो उल्टी कर देता है। नंदो उसे सांत्वना देता है। सुबह फिर से वे आगे बढ़ते हैं। आखिरकार 10 दिनों तक लगातार चलने के बाद इन दोनों की मेहनत रंग लाई। वे आखिरकार एक नदी पाते हैं जिसमें ताजा पानी है। उन्होंने ढेर सारा पानी पिया। वहाँ एक छोटी छिपकली भी होती है। तभी कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। उन्हें घोड़े पर सवार एक आदमी दिखा जो नदी के उस पार खड़ा था। पहले तो इन दोनों को उस आदमी को देखकर अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। वे समझ रहे थे कि जैसे वे सपना देख रहे हैं, पर जल्द ही उन्हें एहसास हुआ कि यह भ्रम नहीं बल्कि सच में एक इंसान है। उस आदमी को देखकर उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने जोर जोर से चिल्लाकर उस आदमी से मदद मांगी, लेकिन वह आदमी उनकी बात नहीं समझ पाया, क्योंकि वह उनसे काफी दूर था और बहते पानी के शोर में कुछ सुन नहीं पा रहा था। इसलिए उसने एक पेपर और पेंसिल नदी के उस पार फेंकी ताकि यह दोनों लिखकर कुछ बता सके, और इन दोनों ने उस कागज पर अपनी सारी कहानी लिख दी। आदमी कागज ले जाकर कॉल करता है। जल्दी ही संदेश एयर रेस्क्यू सर्विस तक पहुंचता है। नई खोज मिशन की योजना बनाई जाती है। आदमी रॉबर्टो और नंदो को लेकर वापस आता है। वे उसकी झोपड़ी में पहुंचते हैं और पहली बार सही खाना खाते हैं। कुछ ही घंटों में पत्रकारों की भीड़ आ जाती है। वे सभी सवाल पूछते हैं। जब यह खबर न्यूज में आती है तो क्रैश साइट पर समूह उत्साहित हो जाता है। वे साफ सुथरे होने के लिए नहाते हैं। वे अपने सामान को बैग में जमा करते हैं, जिसमें विमान के टुकड़े भी शामिल हैं। अंततः हेलीकॉप्टर पहुंचते हैं। वे रॉबर्टो और नंदो को अपने साथ ले जाते हैं ताकि वे गाइड बन सकें। 71वें दिन समूह को आखिरकार बचाया जाता है। वे खुशी में रोते जब हेलीकॉप्टर देखते हैं। कुल 16 लोग जीवित बचे। जब वे शहर पहुंचते हैं, उनके परिवार पहले से ही उन्हें स्वागत करने के लिए मौजूद हैं। फिर उन्हें अस्पताल ले जाया जाता है, जहां बड़ी भीड़ इंतजार कर रही होती है। डॉक्टर रिपोर्टरों को बाहर रखते हैं और उनके स्वास्थ्य की जांच करते हैं। उनकी हालत बहुत कमजोर होती है। वे एक दूसरे की मदद से नहाते हैं। फिर उनके परिवार उनकी देखभाल करते हैं। हर जीवित व्यक्ति को अपना बिस्तर मिलता है, लेकिन उस रात वे अभी भी दुख और झटके के असर में होते हैं। वे एक दूसरे के पास बैठकर सोते हैं। कहानी के एंड में हमने जाना कि इस प्लेन में कुल 45 लोग ट्रैवल कर रहे थे, जिनमें से सिर्फ 16 लोगों की जान बच पाई। इसी के साथ सच्ची कहानी पर
बनाई गई यह फिल्म खत्म हो जाती है। ये फिल्म कैसी लगी नीचे कमेंट में बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और ऐसी ही और फिल्मों के रिकैप्स देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।